हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, आज बच्चों का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज नहीं नहीं, क्लास कैंसिल कर दो आज बच्चों की। अरे एकदम लल्लू चैप्टर है, लप्पू चैप्टर है, लप्पू चैप्टर। हाँ हाँ, लप्पू चैप्टर है, क्या ही जाऊं अब मैं पढ़ाने। अब ऐसे इजी इजी चैप्टर भी पढ़ाऊंगा क्या मैं? ना ना, अरे खुद कर लेंगे यार, सेल्फ स्टडी। खुद कर लेंगे, खुद कर लेंगे, हाँ हाँ। हाँ, छुट्टी दे दो 1 हफ्ते की छुट्टी, यस यस। अपना सेल्फ स्टडी करेंगे अपना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नहीं हो सकती? ओहो हो, पैसे लिए हैं बच्चों से, यही तो दिक्कत है। अच्छा अच्छा। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए चलिए, आइए। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जो सीधा चैप्टर 4 में आ रहे हैं। उन बच्चों के लिए सब ताली बजाएंगे जो सीधा चैप्टर 4 में आएंगे और अभी पूछेंगे कि सर अगर मेरा बैकलॉग है तो क्या मैं सीधा चैप्टर 4 से स्टार्ट कर सकता हूं? अभी आएंगे बच्चे, ठीक है। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना बेटा। शिल्पा, तुम्हें बेटा एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, ठीक है। जीवन में तुम्हें लॉ टीचर की नहीं, बस डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट हमने बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यस सर। प्राइवेट प्लेसमेंट के, अरे ये कहां चला गया? ओ माय गॉड। हाँ। चलिए, तो प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 में हमने बेटा पढ़ा था कि भैया हम सिर्फ आइडेंटिफाइड सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ही कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड सिलेक्टेड ग्रुप, और वो भी मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर 200 कर सकते हैं। और 200 में भी कौन कौन लोग थे भैया? 200 में भी कौन कौन लोग थे यार? कौन काउंट नहीं होते थे? क्यूआईबी और एम्प्लॉइज रिसोर्स वाले काउंट नहीं होते थे। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। दोनों कंपनियों को प्राइवेट प्लेसमेंट करना अलाउड है, ठीक है। और ये जो 200 की लिमिट है ये सिक्योरिटी वाइज है, यानी इक्विटी शेयर्स के लिए 200 अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, डिबेंचर्स के लिए अलग। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर तब तक मत लेकर आना जब तक कि पुराना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कंप्लीट या विड्रॉन ना हो जाए, वरना आपका दूसरे वाला इनवैलिड हो जाता है। वरना आपका दूसरे वाला इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपनी को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को देनी पड़ती है। फिर उसके बाद उस आइडेंटिफाइड पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर दैट इज PAS4 सेंड करना पड़ता है। वो इंसान क्या करता है? एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और अपने बैंक अकाउंट से ही पेमेंट कर सकता है, किसी और के बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं कर सकता। पैसा आने के बाद कंपनी क्या करती है? उसको सिक्योरिटीज अलॉट कर देती है और सिक्योरिटीज अलॉट करने के बाद आरओसी के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर देती है। लेकिन अगर सिक्योरिटीज अलॉट नहीं करी तो पैसा रिफंड कर देना, अगर पैसा रिफंड नहीं करा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हां, एक बात ध्यान रखना, अगर जो पर्सन आइडेंटिफाई किया था वो ऐसी कंट्री का वासी है जहां, जो कि कंट्री हमारे इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। लैंड बॉर्डर शेयर करती है जैसे कि नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार। तो इस केस में क्या होगा? हमें पहले कंपनी को उससे लेना पड़ेगा फेमा का अप्रूवल कि उसने हमारी गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है या नहीं, फिर ही हम उसको सिक्योरिटीज दे पाएंगे। चलिए, हाँ आइए फटाफट से जल्दी 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 स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, अरे
ओ माई गॉड्स 1 2 3 3 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओहो 10 ए आ जाएगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 चलिए नाउ सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 क्या बोलता था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 क्या बोलता था? डेफिनेशंस के बारे में कुछ तो भी बताता होगा। सेक्शन 3 क्या बोलता था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। 3A मेंबर्स severally liable in certain cases. Section 4 MOA, Section 5 AOA, Section 6 Act to override MOA AOA, ठीक है, MOA AOA। चलिए सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 9 अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 10 अफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। सेक्शन 10A commencement of business एटसेट्रा। 11 है नहीं। सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। सेक्शन 13 अल्ट्रेशन ऑफ MOA। सेक्शन 14 अल्ट्रेशन ऑफ AOA। सेक्शन 15 अल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ MOA AOA। सेक्शन 16 rectification of name of company। section 17 copy of MOA AOA to members। section 18 conversion of already रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, या कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सेक्शन 19 सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 21 authentication of documents। section 22 execution of bill of exchange etc। section 23 public offer and private placement, ठीक है। चलिए उसके बाद पावर ऑफ सेबी। सेक्शन 24
सेबी की पावर। सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 26 मैटर्स टू बी stated in prospectus. Section 27 variation in terms of prospectus. Section 28 offer for sale by certain members. Section 29 demat. Section 30 advertisement of prospectus. Section 31 shelf prospectus. Section 32 red herring prospectus. Section 33 application form. Section 34 criminal liability. Section 35 civil liability. Section 36 punishment for fraudulently inducing persons. Section 37 action by affected persons. Section 38 punishment फॉर परसों, अबे जगह कहां है, परसों नेशन। सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन 40 मैंडेटरी लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सेक्शन 41 जीडीआरस। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। चलिए, इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? यहां तक सेक्शन याद है सबको? नहीं याद है? ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? रोज रिवाइज करने चाहिए, रोज, तब जाके याद होंगे। जैसे मैं रोज लिख रहा हूं आपके साथ, अगर आप भी लिखकर देखोगे तो याद हो जाएंगे, अगर नहीं लिखकर देखोगे तो कद्दू हो जाएगा। देखो, हमें सारे सेक्शन याद नहीं करने हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट के सेक्शंस याद कर लेने हैं, ठीक है, ताकि हम एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकें। आयुष बोल रहा है कंपलसरी है क्या लिखना? बेटा कंपलसरी तो आंसर भी लिखना नहीं है, सच बताऊं तो आप छोड़ के आ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72। तो बताओ, ये चैप्टर छोटा होने वाला है या बड़ा होने वाला है? ये चैप्टर छोटा होने वाला है या चैप्टर बड़ा होने वाला है? यस जयेंद्र बेटा। नहीं पुनीत बेटा। चलिए, तो बेटा ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ये अराउंड इसकी क्लासेस लगेंगी हमें, अराउंड इसकी क्लासेस आप मान लो मिनिमम 10 लेक्चर्स यहां पर लगने वाले हैं। मिनिमम बोल रहा हूं, यानी 20 आवर्स का कंटेंट अगर आप सच में करना चाहते हैं तो इसमें है, ठीक है। चैप्टर इजी है बट चैप्टर बड़ा है, इजी चैप्टर बट बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ओके सर, तो इसको टाइम लगेगा करने में, और आज क्या तारीख है? 16 तारीख है। हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो है इस मंथ में ये खत्म हो जाए। हाँ ठीक है, लास्ट वाले बैच में ये 10 लेक्चर्स में ही खत्म हुआ था। लास्ट वाले बैच में ये चैप्टर मैंने 10
लेक्चर में खत्म कराया था, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं यहां भी 10 में हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो टारगेट है, टूडेज टारगेट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ कैपिटल। आज हम कैपिटल के टाइप समझना चाहते हैं, ठीक है? ओके, तो आज का ये टारगेट है बेटा, टाइप्स ऑफ कैपिटल। यानी हम क्या समझने वाले हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, वो सारे टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। बस उतना ही टारगेट है। उस टारगेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको होमवर्क देना चाहता हूं। कल रह गया था, तुम लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया बेटा, गलत बात है, तो होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क लिख लो पहले ही। इस चैप्टर का होमवर्क नहीं है, पिछले चैप्टर का है। पिछले चैप्टर में हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे, पिछले चैप्टर में। सो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 3 का, क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 3 का, ठीक है? चलिए ओके, एक और क्वेश्चन हमारा बाकी था, वो भी बता देता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अरे कहां चला गया भाई, कहां चला गया, कहां चला गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 1, मैंने वहां लिखवाया भी था कि चैप्टर 3 होने के बाद वो कवर कर लेंगे। और भी कोई क्वेश्चन बोला था क्या मैंने? नहीं ना? हम्म, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कल ही करा दिया था। बच्चा बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाया है। कल मैंने क्लास में ही पढ़ा दिया था क्वेश्चन नंबर 1। नहीं अक्षत बेटा, तुम नहीं कर सकते हो बेटा, जाओ पहले पुराने लेक्चर्स देखो, कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें। हो सकता है शुरू का एक लेक्चर समझ आए, बट आगे के नहीं आएंगे। आज का हो सकता है समझ आ जाए, बट आगे के नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन 1 मैंने कल ही करा दिया था, ठीक है? ओके सर, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए तोहफा है। सर क्या तोहफा है, रुको जरा। तोहफा है तोहफा, तोहफा है तोहफा। क्या तोहफा लाए हैं सर? ला 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 ला, लई 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 ला ला ला, ला 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 ला, ठीक है? ठीक है, आइए। तो एमसीक्यू मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के, ये लीजिए तोहफा। पिछले चैप्टर के फटाफट से एमसीक्यू आंसर करते जाइएगा, ठीक है? मैं पोल लगाता जाऊंगा, आप आंसर करते जाएंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इग्नोर कर देना, थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर इग्नोर कर देना, बस क्वेश्चन चलते चलो। चलो, पब्लिक ऑफर, द टर्म पब्लिक ऑफर डज नॉट इंक्लूड ऑफर फॉर सेल, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जल्दी कर दिया सबने आंसर? चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू द वे ऑफ एक्सेप्ट। प्राइवेट कंपनी कौन से रास्ते से नहीं कर सकती? पब्लिक ऑफर से नहीं कर सकती, राइट इशू से नहीं कर सकती, बोनस इशू से नहीं कर सकती, प्राइवेट प्लेसमेंट से नहीं कर सकती। कौन से रास्ते से यह कंपनी नहीं कर सकती है? बिट्टू बेटा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा बेटा, बिट्टू नेक्स्ट वीक आना प्लीज, ठीक है? न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक होगा बेटा, नेक्स्ट वीक। चलिए एक तो यार ये 30 सेकंड लगाता है यार, जल्दी हो जाना चाहिए इसे, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज पब्लिक ऑफर, करेक्ट आंसर इज पब्लिक ऑफर, दैट इज ए। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रिपीटेड क्वेश्चन था, पब्लिक कंपनी कौन से रास्ते से पैसा उठा सकती है? पब्लिक कंपनी को क्या क्या अलाउड है? पब्लिक कंपनी को ऑफर फॉर सेल अलाउड है, पब्लिक इशू अलाउड है, प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है, या सब कुछ ही अलाउड है? पब्लिक कंपनी को क्या क्या अलाउड है? ऑफर फॉर सेल, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या क्या अलाउड है? नहीं वंश बेटा, नहीं कर सकते हो बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा, पाप होगा पाप, ठीक है? तो यहां पर इसे चारों ही चीजें अलाउड हैं, जी हां, चारों ही चीजें अलाउड हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में बताया गया है? ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 23, 24, 25, 26। कौन से सेक्शन में डीम्ड प्रोस्पेक्टस बताया गया है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस का करेक्ट सेक्शन क्या है? तो द करेक्ट सेक्शन ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस इज, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 25 में अगर कुछ और प्रूफ नहीं हुआ तो हम यह मानते हैं कि आपने पब्लिक ऑफर किया है। अगर पब्लिक ऑफर कितने टाइम में कर दिया? 30 दिन, 60 दिन, 6 महीना, 1 साल। दिव्यम बेटा मुझे कैसे पता होगा चैप्टर कब स्टार्ट होगा बेटा? मैं थोड़ी रोज क्लास देखता हूं दिव्यम बेटा। ठीक है, चलिए, तो कितने टाइम के अंदर आ जाना चाहिए? कितने टाइम के अंदर? वो बोल रहे हैं अगर कंपनी ने किसी पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट किया और इस पर्सन ने आगे पब्लिक को दिया तो कितने टाइम में यह कर देता है, तो इसे हम पब्लिक ऑफर मान लेते हैं, इसे हम पब्लिक ऑफर मान लेते हैं और डॉक्यूमेंट को हम मान लेते हैं। कंपनी पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, वो आगे पब्लिक को देता है, क्योंकि हम यहां डीम्ड प्रोस्पेक्टस से बचना चाहते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टस से बचना चाहते हैं। तो कितने टाइम के अंदर अगर वो पब्लिक को ऑफर दे दे तो मान लिया जाएगा?
चलिए ठीक है। तो द करेक्ट आंसर बहुत ही कम बच्चों ने दिया 6 मंथ्स। संतोष, मानसी, जयेंद्र ने सही आंसर दिया है, बाकी सबने कद्दू बताया है, कद्दू। नो प्रोस्पेक्टस शॉल बी वैलिड। प्रोस्पेक्टस तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक मोर देन डैश डेज आफ्टर द डेट ऑन विच, जब तक आप डिलीवर, कितने दिन की वैलिडिटी होती है यही पूछा है, कितने दिन की वैलिडिटी होती है। प्रोस्पेक्टस को कितने दिन में इशू कर देना चाहिए? 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, 180 दिन में। ठीक है, कितने दिन में कर देना चाहिए? वीआईपी बेटा तुम्हें पहले पुराने चैप्टर्स देखने, कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें ये चैप्टर में, ठीक है। तुमने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे, जाओ पुराने चैप्टर्स देखो, जाओ। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज अगेन 90 डेज। 90 दिन के लिए एक प्रोस्पेक्टस वैलिड होता है, ठीक है। 90 दिन के लिए प्रोस्पेक्टस वैलिड होता है। अगेन बहुत ही कम बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत ही कम बच्चों ने सही आंसर दिया, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। चलिए, अ कंपनी कैन चेंज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी प्रोस्पेक्टस में लिखी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, और स्पेशल रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से। कौन से तरीके से प्रोस्पेक्टस यानी सेक्शन 27 में प्रोस्पेक्टस के टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया जा सकता है, यह पूछा है। So the correct answer is स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलॉट, क्योंकि यही सेम चीज सेक्शन 13 में भी सिखाई गई थी, चैप्टर 2 में भी सिखाई गई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफर फॉर सेल इज डेल्ट। ऑफर फॉर सेल का सेक्शन क्या है? सेक्शन 28, 29, 30, 31। ऑफर फॉर सेल का क्या सेक्शन है, यह पूछा जा रहा है। तो द आंसर इज 28। तो द आंसर इज 28, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज 50 लाख शेयर ऑफ 200 रुपए ईच। उसमें से 20% पेड अप शेयर कैपिटल जो कि 4 प्रमोटर होल्ड करते हैं, जो कि ऑफलोड मतलब सेल, जो सेल करना चाहते हैं अपनी शेयर होल्डिंग पब्लिक को प्रोस्पेक्टस लाके। ये प्रमोटर्स ऑथोराइज करना चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो इनके बिहाफ पर ऑफर फॉर सेल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करे। आपको बताना है ये किसे ऑथोराइज करेंगे, यानी प्रमोटर्स यानी शेयर होल्डर्स किसको ऑथोराइज करेंगे ताकि उनकी कंपनी ऑफर फॉर सेल में बिक सके, ठीक है। एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू फुलफिल all the formalities related to such offer to sale। अरे इंदुकान तुम लेक्चर में पीछे हो बेटा, ठीक है। एनी वन और मोर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी itself whose शेयर होल्डिंग दे वांट टू सेल एंड एनी कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ द कंपनी। किसको ऑथोराइज किया जाता है, किसको ऑथोराइज किया जाता है, यह पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है।
अगर प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग पब्लिक को बेचना चाहते हैं तो वो किसको अथॉरिटी देते हैं? जो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। किसको? 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 तो हमने सीखा था सेक्शन नंबर 28 में मेंबर्स कंपनी को अथॉरिटी देते हैं और उनके बिहाफ पे कंपनी सारे काम करती है और जो खर्चा आता है वो मेंबर से ले लेती है। तो यहां पर आंसर रहेगा सी। आंसर रहेगा सी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होता है? अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑफर फॉर सेल के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल नहीं होता। सारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो 3 दिन में आ जाना चाहिए। 25% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड ऑन द ओपनिंग डेट एंड रिमेनिंग 75% विद इन 3 days देयर आफ्टर। ठीक है, 50% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2 दिन में आना चाहिए और बाकी का 50% अगले 3 दिन में आ जाना चाहिए, यह बोला गया है। तो ऑफर फॉर सेल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड प्रोविजन के लिए कौन सा सही आंसर है, यह बताना है। तो हमने पढ़ा था कि ऑफर फॉर सेल में कुछ बातें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, याद है? कुछ बातें एप्लीकेबल नहीं होती है ऑफर सेल में, जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात, जैसे कि बोर्ड ने पैसा क्या यूटिलाइज किया, ये सारी बातें एप्लीकेबल नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है जो 2 दिसंबर 2018 को बनी थी, 25 सब्सक्राइबर्स थे, ये यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की बात नहीं हो रही है, और ऑथोराइज किया इन्होंने कैपिटल कितनी थी? ऑथोराइज कैपिटल थी 50 लाख रुपए। 50 लाख कैसे हो सकती है, यहां पर आना चाहिए फिर 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी के डायरेक्टर डायलेमा में है कि इस कंपनी को फिजिकल शेयर देने चाहिए या डीमैट फॉर्म में देने चाहिए। फिजिकल शेयर या डीमैट फॉर्म में देने चाहिए, यह कंपनी के डायरेक्टर्स को दुविधा है, आपको उन्हें गाइड करना है। तो पहला ऑप्शन, क्योंकि यह एक अनलिस्टेड कंपनी है तो इसीलिए इस कंपनी के पास ऑप्शन है, यह चाहे तो फिजिकल सर्टिफिकेट दे और चाहे तो डीमैट, यह कंपनी की मर्जी है। दूसरा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि यह एक अनलिस्टेड कंपनी है इसीलिए, क्योंकि यह अनलिस्टेड कंपनी है इसीलिए इसे डीमैट फॉर्म में देना ही पड़ेगा। तीसरा, क्योंकि कंपनी के मोर देन शेयर होल्डर नीड टू इशू शेयर्स इन डीमैट, क्योंकि अगर कंपनी के 100 से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं तब डीमैट में देना होता है, यहां तो इस कंपनी के शेयर होल्डर सिर्फ 25 ही हैं तो इसलिए नहीं देंगे। और उसके बाद, अ कंपनी हैविंग ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख एंड अबव नीड्स टू इशू इन डीमैट फॉर्म, इसीलिए कंपनी को डीमैट फॉर्म में करना होगा। तो मैंने आपको सिखाया था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, देखो ये पब्लिक कंपनी है ना, यहां प्राइवेट लिमिटेड नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या हो गया है, मैंडेटरी हो गया है अब क्या, डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज को इशू करना। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एक फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी है बेटा, ये ऑफर करना चाहती है नॉन रिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब पैसा वापस, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पब्लिक को 3 या 4 ट्रांजैक्शन में ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी कंपनी को कौन सा प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ठीक है, ऐसी कंपनी को कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए
ताकि इसे बार बार नए प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ना पड़े। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अब्रिश प्रोस्पेक्टस, ऐसी कंपनी कौन सा प्रोस्पेक्टस रूट से अपनाएगी जिसकी वजह से इसे नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है? बताइए। एनबीएफसी कंपनी है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में करना चाहती है, तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने पीरियड के लिए वैलिड हो सकता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। तो मैक्सिमम वैलिडिटी शेल्फ प्रोस्पेक्टस की कितने सालों के लिए हो सकती है, कितने महीनों के लिए हो सकती है, यह आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज 1 ईयर। 1 साल तक मैक्सिमम वैलिडिटी रह सकती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस फिल्ड नहीं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल्ड। अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद आरओसी शॉल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर, 1 ईयर की स्पेलिंग कौन गलत करता है? 90 डेज from the date of registration, from the date of closing of first issue, date of opening of first issue, and date on which copy was delivered to ROC, date on which delivered to ROC। ये आपको पूछा गया है कितने टाइम के लिए होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड, कहां से होता है। अब आया बढ़िया क्वेश्चन। तो द करेक्ट आंसर इज ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू से 1 साल काउंट होता है, ओपनिंग ऑफ फर्स्ट इशू से। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्स्ट्रा लिमिटेड इज अ ग्रोइंग कंपनी एंड रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। They are following the same process for making an offer to public and then issue those shares। बार बार शेयर्स इशू करने पब्लिक से, ठीक है, बार बार करने, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। आप इन्हें कोई अच्छा सा रास्ता बता दो ना जिससे कि ये बार बार शेयर्स भी इशू कर पाए लेकिन बार बार प्रोस्पेक्टस ना इशू करना पड़े। तो ऑप्शन नंबर 1, ये कंपनी अपने पहले ऑफर में प्रोस्पेक्टस इशू करके 1 साल की वैलिडिटी वाला सब्सिक्वेंट ऑफर में क्या कर सकती है? नया प्रोस्पेक्टस ना दे। ये पहला ऑप्शन। ड्यूरिंग फर्स्ट ऑफर दे शॉल फाइल प्रोस्पेक्टस विद अ वैलिडिटी ऑन 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल शेल्फ प्रोस्पेक्टस करें, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस करें 2 साल की वैलिडिटी वाला, और सब्सिक्वेंट ऑफर कितना रहेगा? सब्सिक्वेंट ऑफर जब लाएंगे तो नया प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑफर ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करे 1 साल की वैलिडिटी वाला, और सब्सिक्वेंट ऑफर जो है लाने पर नया प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। चौथा, पहला ऑफर लाने पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस 2 साल वाला और सब्सिक्वेंट ऑफर पे नया प्रोस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है। सारे ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है, अरे सभी तो सेम है। ऐसे भी कई सारे बच्चे होंगे क्लास में जो कहेंगे हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो, सभी तो सेम है, सभी तो सेम है, फिर फर्क क्या है सर? फर्क क्या है? फर्क तो देखो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना है 1 साल वाला, ठीक है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है,
शेल्फ करना है। चलिए, तो यहां पर बेटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ प्रोस्पेक्टस इशूड इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट का प्रोस्पेक्टस हो रहा है कि कंपनी कह रही है हमने प्रोस्पेक्टस निकाला है जाकर पढ़ लो, तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, शेयर कैपिटल का अमाउंट, या सब कुछ? या सब कुछ? क्या क्या लिखा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, अमाउंट, या सब कुछ? तो द करेक्ट आंसर इज डी। सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं। यह हमने बात सीखी थी कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 30 में हमने ये बात सीखी थी, दैट इज डी। सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी बुक बिल्डिंग, बैक बिल्डिंग नहीं होता है, बुक बिल्डिंग होता है, अगर कंपनी बुक बिल्डिंग इशू ला रही है तो कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करेगी? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस, कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है? तो यहां पर मेरे बच्चा चलता है बुक बिल्डिंग, दैट इज बी, दैट इज बी, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कितने दिन पहले फाइल कर देना चाहिए? कितने दिन पहले फाइल कर देना चाहिए? 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 30 दिन पहले? कितने दिन पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होना चाहिए? मिनिमम कितने दिन पहले? जल्दी बताओ, कितने दिन पहले? तो द आंसर इज ए, दैट इज 3 days। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सो गए हैं क्या? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोस्पेक्टस, ठीक है, अप्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। चलिए, कौन सा प्रोस्पेक्टस? डीम्ड, शेल्फ, अब्रिस्ट, रेड हेरिंग? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज, क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है जिसने डिसाइड करा कि वो ऑफर करना चाहती है फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द परचेज वर इशूड टू पब्लिक, ठीक है, हाउएवर इट वाज नॉट अकम्पनीड बाय अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करती एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो कितनी पेनल्टी लगती है? कितनी पेनल्टी लगती है? ठीक है, कितनी पेनल्टी लगती है? 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, ठीक है।
25,000, 50,000, कितनी पेनल्टी लगती है इस सेक्शन के अंदर? पहले तो बच्चा कहेगा है सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 33 है बेटा। चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज 50,000 रुपीज। करेक्ट आंसर हियर इज 50,000 रुपीज। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर इंटाइटल्ड टू डैमेजेस फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस? कौन सा पर्सन को मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में जो है केस फाइल कर सकता है? किस पर्सन को डैमेजेस, कौन पर्सन डैमेजेस क्लेम कर सकता है? ठीक है, चलिए, subscribers to securities, a person who bought security from stock exchange, a person who purchased from subscriber after relying on prospectus, या तीनों को मिल जाएगा। कौन इंसान डैमेजेस क्लेम कर सकता है ये पूछा है अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी तो। तो द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि हमने बहुत ही क्लियरली पढ़ा था, सिर्फ डैमेजेस किसको मिलते हैं? सब्सक्राइबर को मिलते हैं। सिर्फ किसको मिलते हैं? सब्सक्राइबर को मिलते हैं। मैंने बड़ी रातों को जाग जाग के तुम्हें ये रिवाइज कराया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे डी में चले गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? क्या करूं मैं, मर जाऊं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन मेक्स मल्टीपल एप्लीकेशन इन डिफरेंट नेम्स, अगर एक इंसान एप्लीकेशन कर रहा है अलग अलग नामों में, देन कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बतानी है। सही नहीं है यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। इनकरेक्ट, उस इंसान के ऊपर सेक्शन 447 लगता है। इस प्रोविजन को, ये जो ऊपर प्रोविजन लिखा है, इसे प्रोस्पेक्टस में कॉपी पेस्ट करना होता है। कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे कमाए हुए प्रॉफिट का डिसगोर्जमेंट कर देती है। और चौथा, डिसगोर्जमेंट गेन को, जो ये गेन होता है, ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर हो जाता है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर हो जाता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट? देखो, ये पहले तो तुम्हें यही नहीं पता होगा सेक्शन कौन सा लग गया है ना। सेक्शन कौन सा लग गया? सेक्शन लगा बेटा 38। और सेक्शन 38 बोलता है, सेक्शन 38 बोलता है 447 भी लगेगा, प्रोस्पेक्टस में भी लिखोगे, डिसगोर्जमेंट भी होगा। ये बात सेक्शन 38 में लिखी थी। सो दी गलत ये है, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी वाली। तो ये डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस में कितना दिया है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 50%, 80%, 90% या अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस? कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बताया गया है, यह पूछा गया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन से सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 39 में बताया गया। चलिए, तो द करेक्ट आंसर, देखो ये बताया गया है सेबी में और ये बताया गया है कंपनीज एक्ट में। हमसे एमसीक्यू में सेबी का पूछा या कंपनीज एक्ट का? कंपनीज एक्ट का पूछा ना, तो जिन्होंने सी मारा है अब मैं उनका क्या करूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में आ जाना चाहिए? प्रोस्पेक्टस के इशू होने के कितने दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए कंपनी के पास?
30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, कितने दिन में आ जाना चाहिए? तो द करेक्ट आंसर इज 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। पब्लिक इशू के केस में 30 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर, पैसा आ जाना चाहिए। चलिए, विवेक कह रहा है अरे नया चैप्टर। बेटा पुराना चैप्टर हो गया तुम्हारा विवेक, बेटा जल्दी बताओ, क्या पुराना चैप्टर तुम्हें हो गया तुम्हारा? क्या सारे एमसीक्यू तुम्हें आते हैं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नाउ। चलिए, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज द अमाउंट शॉल बी रिफंडेड विद इन डैश डेज। कितने दिन में कंपनी पैसा वापस कर देगी? 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में। कितने दिन में कंपनी को पैसा वापस करना होता है अगर 30 दिन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो? कितने दिन में? तो द करेक्ट आंसर इज 15 डेज में कर देना होता है, 15 डेज में। तो विवेक बेटा पहले वो लेक्चर देखो ना जो मिस हुए हैं। बिना वो लेक्चर देखे तुम्हें शेयर कैपिटल नहीं समझेगा, फिर तुम कहोगे अरे गुरप्रीत सर की क्लास में तो कुछ कद्दू समझ आता है। तो जाओ पहले बैकलॉग कंप्लीट करो, ये चैप्टर तुम्हें तब तक नहीं समझेगा। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज आप ये बताओ कमीशन इज परमिटेड टू बी पेड। अंडर राइटर को कमीशन कब दी जाती है? राइट इशू के केस में, बोनस इशू के केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में, या जब हम पब्लिक को ऑफर करते हैं? कौन से केस में अंडर राइटर को कमीशन दी जाती है? जल्दी बता दो। अंडर राइटर को राइट इशू में दी जाती है, बोनस इशू में दी जाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट में दी जाती है, या पब्लिक सब्सक्रिप्शन? कौन से केस में दी जाती है अंडर राइटर को कमीशन? सर कौन सा सेक्शन? सेक्शन 40 बेटा। तो द करेक्ट आंसर हियर इज चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर राइटिंग कमीशन शेयर्स पे मैक्सिमम कितनी होती है? ठीक है, शेयर्स पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इशू प्राइस का 2%, इशू प्राइस का 2.5%, इशू प्राइस का 5% और इशू प्राइस का 5.5%। कितनी होगी शेयर्स पर मैक्सिमम? नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है? शेयर्स के पूछा है, डिबेंचर्स नहीं पूछा है, ध्यान से देखो, शेयर्स पूछा है। तो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम 5% तक जा सकती है अगर आर्टिकल अलाउ कर रहा है तो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर पर अंडर राइटिंग कमीशन कितनी जा सकती है? डिबेंचर पर इशू प्राइस का 2%, इशू प्राइस का 2.5%, इशू प्राइस का 5%, इशू प्राइस का 5.5%। डिबेंचर पर मैक्सिमम कितना जा सकती है? चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज 2.5%। 2.5% मैक्सिमम हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी है जो डिबेंचर्स का पब्लिक इशू ला रही है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 2% अलाउड है, लेकिन कंपनी ने बेटा फाइनल करी 2.5%। आप बताओ कि एज पर लॉ कंपनी कितना दे पाएगी अगर आर्टिकल में 2% और कंपनी 2.5% देना चाहती है तो? ठीक है, चलिए पीयूष बेटा तुम्हें कहां इग्नोर कर रहा हूं बेटा, मैं तुम्हें कहां इग्नोर कर रहा हूं बेटा, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने तुम्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। इंदुकांत गुप्ता को भी मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? तो द करेक्ट आंसर इज विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following is not true? Which of the following is not true? In case of shares, the rate of underwriting commission to be paid shall not exceed 5%. Incorrect बताना है, कौन सा है बेटा इनकरेक्ट? कह रहे हैं अंडरराइटिंग शेयर के केस में मैक्सिमम 5%। अंडरराइटिंग कमीशन कभी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रेट से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ डिवेंचर्स अंडरराइटिंग कमीशन 5% से ज्यादा नहीं हो सकती है, और अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो प्रॉफिट्स में से दिया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ये, बिकॉज डिबेंचर पर यहां पर 5% लिखा हुआ है, जबकि यहां 2.5% लिखा होना चाहिए था, जबकि यहां 2.5% लिखा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी। आप अंडरराइटिंग कमीशन के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आरओसी को कब देते हो? प्रोस्पेक्टस के 3 दिन पहले, प्रोस्पेक्टस जब डिलीवर करते हो तभी, प्रोस्पेक्टस के 3 दिन बाद, प्रोस्पेक्टस के 5 दिन बाद। कौन सा सही आंसर है? अंडरराइटिंग कमीशन का कॉन्ट्रैक्ट आरओसी को कब दिया जाता है, कब दिया जाता है? डी तो बेटा करेक्ट है ना, प्रॉफिट से दे सकते हैं ना, इशू से दे सकते हैं, प्रॉफिट से दे सकते हैं, दोनों से दे सकते हैं, तो प्रॉफिट से तो दे सकते हैं मनीष। चलिए, तो द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर इज जब डिलीवरी करते हो तभी देना होता है, साथ में चिपका के। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे चलते हैं। जीडीआर इशू करने के लिए, अगर कोई कंपनी जीडीआर इशू करना चाहती है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेती है, स्पेशल रेजोल्यूशन लेती है, बोर्ड रेजोल्यूशन लेती है, या बोर्ड का यूनैनिमस रेजोल्यूशन लेती है, बोर्ड का यूनैनिमस रेजोल्यूशन लेती है। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन लिया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ जीडीआर, अगर जीडीआर इशू करते हैं तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम होता है? किसको रजिस्टर, किसको शेयर होल्डर माना जाता है? कौन शेयर होल्डर होता है? फॉरेन इन्वेस्टर जिसने जीडीआर खरीदे हैं, या ओवरसीज डिपॉजिटरी जिसने डिपॉजिटरी इशू करे हैं,
या डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक या ओवरसीज। ओवरसीज कस्टडियन बैंक नहीं है कुछ भी, ये मतलब उन्होंने लिखने के लिए लिख दिया है, बट ओवरसीज कस्टडियन बैंक क्यों होगा जीडीआर में। चलिए तो आइए देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। किसके नाम पर जो होते हैं शेयर्स रजिस्टर होते हैं, शेयर्स किसके नाम पर होते हैं, शेयर्स किसके नाम पर होते हैं। हर्ष बेटा लेक्चर्स देखो बेटा, ठीक है लेक्चर्स देखो, और क्या बताऊं तुम्हें, सिंपल है, बैकलॉग कंप्लीट करने का रामबाण तरीका है भाई साहब। लेक्चर्स देखो और बैकलॉग कंप्लीट करो। बड़े सारे बच्चे यहां पर हैं जिन्होंने की कर ली है, जिन्होंने की कर ली है अपनी बैकलॉग। कई बच्चे तो अभी बेटा 2 महीने बाद भी खरीदेंगे और यही सेम सेंटेंस पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी या इनविटेशन प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम कितने लोगों को भेजा जा सकता है फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों को भेजा जाता है, 50, 100, 150, 200। 50, 100, 150, 200 कितने लोगों को भेजा जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट में। आएंगे बेटा विजय, इस पे भी आएंगे, डोंट वरी, सब पता चलेगा तुम्हें, सब पता चलेगा तुम्हें। चलिए सो द करेक्ट आंसर इज 200। बच्चा इसमें भी गलत आंसर दे रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं। अगर इसमें भी कोई बच्चा गलत आंसर दे देता है, अब इसमें क्या मैं घर चला जाऊं, बताओ तुम। इस क्वेश्चन में ये तो 6th क्लास का क्वेश्चन है भाई साहब। भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 200 किया जा सकता है, 200 किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है जो कि इनवाइट करती है सब्सक्रिप्शन को 1.10 करोड़ को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। पर्सन पोटेंशियल सब्सक्राइबर है, उसने क्या किया, ऐसी 2 कैटेगरीज हैं जिनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। पहली कैटेगरी है इंप्लॉइज जिन्हें ईसॉप दिए गए हैं, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट में काउंट नहीं किया जा सकता। सर आपने बताया था क्यूआईबी। हां बेटा क्यूआईबी मतलब क्या, क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है ओके, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा, हां मनीष बेटा, यस मनीष, यस यस। तो द करेक्ट आंसर इज बी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। भाई साहब कितने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कौन लाता है यार, इतने क्वेश्चन कौन लाता है यार, है ना, इतने क्वेश्चन कौन लाता है भाई साहब। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ ऑफर पर पर्सन शॉल नॉट बी लेस देन। प्राइवेट प्लेसमेंट में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10,000, 20,000, 30,000 या कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कितनी है प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में, कितनी मिनिमम वैल्यू है वो बताओ। प्रभजोत बेटा वो तो तुम्हें पेपर में जाके पता चलेगा, यहां कैसे पता चलेगा तुम्हें। तो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज कोई भी लिमिट नहीं है, डी दैट इज कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रारी
विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। पर पर्सन मिनिमम ऑफर 20,000 रुपए का करना पड़ता है और पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। ठीक है, नहीं बेटा प्रभजोत, इससे 5 टाइम्स हार्डर एमसीक्यू आते हैं बेटा पेपर में। 5 टाइम्स, मैं जिस लेवल के एमसीक्यू करा रहा हूं ना बेटा एग्जाम में, उससे 5 टाइम्स हार्डर आएंगे। ठीक है प्रभजोत, नोट डाउन कर लेना इस बात को। चलिए, so the correct answer here is C. That is C is the correct answer. चलिए आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे यार ये क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं होते यार, नया चैप्टर भी तो स्टार्ट करना है, कब होंगे ये खत्म। एक कंपनी है जिसको एप्लीकेशन, देखो एक कंपनी को एप्लीकेशन मनी आ गई 10 अक्टूबर को प्राइवेट प्लेसमेंट में। इस कंपनी को अलॉटमेंट कब तक करना है बताओ, अलॉटमेंट कौन सी डेट तक करेगी? 9 नवंबर 2019, 24 नवंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 जनवरी 2020। मनीष बेटा तुम्हें तो सब कुछ सच पता चल जाता है बेटा, तुम तो अंतर्यामी हो, कहीं तुम ही तो बाबा तूफानी नहीं हो मनीष। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ जल्दी। लो पोल भी स्टार्ट कर देते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में एप्लीकेशन के कितने दिन में करना होता है? 60 दिन में करना होता है बेटा, 60 दिन में। 60 दिन, अक्टूबर के कितने दिन बचे हैं? 21 दिन अक्टूबर के बचे हैं, नवंबर में 30 दिन, टोटल कितने हो गए? 51, बचे कितने? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। यो बच्चा कह रहा है सर लगता है ये लास्ट है, बच्चा कह रहा है 50 हो गए, लास्ट 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 है। ओ माई गॉड्स, ओ माई गॉड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कंपनी मेड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू आइडेंटिफाइड पर्सन। उसमें क्लियरली लिखा था कि राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं है। कंपनी को एप्लीकेशन मनी आ गई टाइम में, लेकिन कंपनी 60 दिन के अंदर अलॉट नहीं कर पाई। अब कंपनी को पैसा वापस करना है और कंपनी को इंटरेस्ट भी देना है। कितने दिन में कंपनी को पैसा वापस कर देना है ताकि उस पर इंटरेस्ट ना लगे? यस मयंक बेटा, 600 एमसीक्यू लाया हूं बेटा आज मैं, 600 एमसीक्यू। आज मैं बच्चों की चाहत पूरी कर देना चाहता था। बहुत बच्चे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे, सर प्रोस्पेक्टस के एमसीक्यू नहीं कराए आपने, तो मैंने कहा आज उन्हें बता देता हूं सबको। चलिए, तो कितने दिन में करना होता है? 15 दिन में करना होता है, 15 दिन के अंदर करना होता है बेटा, 15 दिन के अंदर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कंपनी रिफंड नहीं करती है एप्लीकेशन को 15 दिन के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है?
10%, 12%, 15%, 18%। कितने दिन में करना? भावना बेटा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, पहली बात। पहले वाला क्वेश्चन पब्लिक ऑफर से रिलेटेड था भावना, ये वाला क्वेश्चन प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड था। हां, दोनों की लिमिट सेम है बट क्वेश्चन सेम नहीं है भावना, ठीक है। तो आइए पोला स्टार्ट करते हैं। पोला पोला बुक कर ली मैंने ओला, चलो स्टार्ट करें सब पोला पोला। चलिए, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज 12%। 12% होता है प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में और कंपनी को पे करना होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कंपनी सेंट प्राइवेट, आहा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ओहो हो, देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनो। एक कंपनी थी, उसने मार्च में, मान लो मार्च 2019 में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजा और अप्रैल 200 लोगों को, 200 लोगों को, और अप्रैल 2019 में उसने अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट किया। अब कंपनी बेटा मई 2019 में दोबारा से 200 लोगों को अलॉटमेंट भेजना चाहती है, ऑफर भेजना चाहती है, ठीक है। आप मुझे यह बताओ, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती? कंपनी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती? यस, कर सकती है। नहीं कर सकती? आरओसी की परमिशन लेकर कर सकती है, ट्राइब्यूनल की परमिशन लेकर कर सकती है, ठीक है। ला 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 लाई 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 ला 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 लाई 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 ला 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 ढिन टिन टिन। 50% लोग कह रहे हैं हां, 50% लोग कह रहे हैं ना, और तो देखो, हमने ऑफर कब किया था? हमने ऑफर किया था मार्च 19 में, और नया ऑफर हम लाना चाहते हैं मई 19 में। क्या दोनों का फाइनेंशियल ईयर अलग है? क्या दोनों का फाइनेंशियल ईयर अलग है? द आंसर इज यस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज यस, कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी ऐसा कर सकती है। हमें अलॉटमेंट नहीं देखना होता, हमें ऑफर देखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है जिसने 10 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेसमेंट से रेज करे। कंपनी इन पैसों को मिलते ही यूटिलाइज कर लेना चाहती है। आपको बताना है कौन सी बात सच है पैसों को लेकर, ठीक है, ठीक है। पहला, कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल पैसा मिलते ही कर सकती है। कंपनी तब तक पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए। कंपनी तब तक पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट दोनों फाइल ना हो जाए। मतलब अलॉटमेंट भी होना चाहिए और आरओसी के साथ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल हो जाना चाहिए। और कंपनी कैन यूटिलाइज द फंड आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सो कौन सा आंसर सही है? लेट्स सी। विजय कह रहा है बस सर नींद आ जाएगी। अरे सो जा बेटा। विजय तुम सोते क्यों नहीं हो? नारे लगाकर हो गया हो तो सो जाओ बेटा थोड़ी देर क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ तुम। ये एमसीक्यू उनके लिए है जिन्हें चैप्टर में समझ आया है, बाकी बच्चे सो सकते हैं। बी सी बी सी बी सी। अबे बी सी मतलब ऑप्शन की बात हो रही है। बी सी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, सो यहां पर बेटा दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। हाय, ये दुख काहे खत्म नहीं होता, दुख काहे खत्म नहीं होता भाई साहब। बीइंग इन नीड ऑफ फर्दर कैपिटल, एक कंपनी है जिसने ऑफर करे 50 लाख शेयर 50 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, एंड अकॉर्डिंगली लेटर ऑफ ऑफर भेजा, सीरियली नंबर भेजा, एप्लीकेशन, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास किया। एक एप्लीकेंट था राजन,
उसने रिटर्न कंप्लेंट करी कंपनी को ये हाईलाइट करके कि लेटर ऑफ ऑफर जो है ना वो इनकम्प्लीट है और इलीगल है, क्योंकि इसमें आपने रिनंसिएशन का राइट नहीं दिया। ठीक है, इसमें आपने रिनंसिएशन का राइट नहीं दिया। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो राइट ऑफ रिनंसिएशन करना चाहता है, अपने बेटे को खरीदने के लिए देना चाहता है, आपको कंपनी को गाइड करना है, आपको कंपनी को गाइड करना है। पहला, राइट ऑफ रिनंसिएशन मना नहीं करा जा सकता, कंपनी को अपना ऑफर लेटर चेंज करना पड़ेगा और राइट ऑफ रिनंसिएशन डालना पड़ेगा। दूसरा, नहीं, कंपनी नहीं डाल सकती है राइट ऑफ रिनंसिएशन, और इसीलिए जो लेटर ऑफ ऑफर है उसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता है। ठीक है। थर्ड, इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहाइबिशन, पूरी मनाही की जगह कंपनी क्या कर सकती है, राइट ऑफ रिनंसिएशन दे दो कि 25% तुम रिनाउंस कर देना, 25% तुम रिनाउंस कर देना। और ठीक है, इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहाइबिशन द कंपनी नीड्स टू प्रोवाइड राइट ऑफ रिनंसिएशन लिमिटेड टू 50%। तो कौन सा आंसर सही है सुनीता? रिनंसिएशन का मतलब होता है कि आपने मुझे ऑफर दिया गुरप्रीत सर, लेकिन गुरप्रीत सर ने कहा मुझे नहीं लेना, मैं ना नूरा मैम को अपना ऑफर ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो क्या आपने मुझे ये राइट दिया है क्या कि मैं ऑफर को खुद ना लेकर अपनी दोस्त नूरा को दे सकता हूं कि नहीं? ठीक है, वो होता है बेटा रिनंसिएशन। सो दी, अरे पोल तो स्टार्ट कर दूं। हाँ देवी और सजनों, तो क्या लॉक कर दिया जाए? चलिए, तो द करेक्ट आंसर हियर इज दैट इज बी। आप ऐसा क्लॉज नहीं डाल सकते हैं, आप ऐसा क्लॉज नहीं डाल सकते हैं। फाइनली खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहां पर हम 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। ठीक है, चलिए। अरे लीडरशिप बोर्ड दिखा दूं क्या? लीडरशिप बोर्ड, रुको, लीडरशिप बोर्ड दिखाता हूं, आइए लीडर बोर्ड बता देता हूं, तब तक सुनो सुनो। संतोष इंडिया बंदा, मैं सबके नाम बताता चलता हूं, टॉप 3 देख लेना भाई साहब, तुम्हारे कॉम्पिटिटर कौन है आज तुम उन्हें आइडेंटिफाई कर लो। पहला नाम है संतोष इंडियन बंदा, संतोष इंडियन बंदा, जिसने 42 अटेम्प्ट करे, उसमें से 39 करेक्ट हुए। सेकंड, अरमान खान, जिसने 42 अटेम्प्ट किए, 38 करेक्ट हुए। थर्ड, गुलशन कुमार, जिसने 42 अटेम्प्ट किए, 37 करेक्ट हुए। ठीक है, इसका एवरेज टाइम 5 सेकंड है, इसका एवरेज टाइम 4 सेकंड है। ठीक है, उसके बाद रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता और रोहन गुप्ता 41, जिन्होंने 36 आंसर करे। दीपक, अर्पित, सुमंत, अभिनव। बादल सोनी 39 में से 35 ठीक गए, लेकिन एवरेज टाइम। कमलजीत कौर 42, 34, तो ये टॉप 10 है बेटा। ठीक है, चलिए। क्या कह रहे हो, मजा नहीं आया? नेक्स्ट चैप्टर के 500 एमसीक्यू ले आऊं? नेक्स्ट चैप्टर के 500 एमसीक्यू ले आऊं क्या? बड़ा चैप्टर ले आऊं क्या 500 एमसीक्यू? रोना मत, फिर रोना मत अगर मैं 500 एमसीक्यू ले आया तो नेक्स्ट चैप्टर के। टोटल पार्टिसिपेंट बेटा 5 लाख पार्टिसिपेंट थे, टोटल 5 लाख,
5 लाख पार्टिसिपेंट्स थे बेटा। और एक और बात नोटिस करी गई है, जो ज्यादातर चैट करते हैं ना बच्चे, जो ज्यादा चैट करते हैं उनका नाम टॉप 10 में देखने को नहीं मिला है। उनका नाम चैट में टॉप 10 पे है, लेकिन एमसीक्यू में टॉप 10 पे नहीं है, अगर आप नोटिस करेंगे। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। चलिए, खुशबू कह रही है सच में 5 लाख लोग थे क्या? अरे यार चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया, आइए चैप्टर को, बहुत हो गया टाइम पास। चलिए, टाइप्स ऑफ कैपिटल। देखो, कम धंधा बिजनेस करने के लिए लगता है पैसा, तो पैसा आप उठा सकते हो या तो कैपिटल की फॉर्म में या डेट की फॉर्म में। यस और नो? अगर कंपनी को धंधा करना है, ठीक है, ठीक है, अगर कंपनी को धंधा करना है, अगर कंपनी को धंधा करना है तो वो या तो कैपिटल की फॉर्म में पैसा उठाती है या लोन। देखो, कैपिटल पे देना पड़ता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यस और नो? यस सर। और डेट पे देना पड़ता है इंटरेस्ट। डेट पे देना पड़ता है इंटरेस्ट, है ना? सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैपिटल को भी उठाने के 2 रास्ते हैं, हम सीखेंगे आगे जाकर। इक्विटी की फॉर्म में उठा सकते हो और प्रेफरेंस की फॉर्म में उठा सकते हो। इक्विटी भी उठा सकते हो, प्रेफरेंस भी उठा सकते हो, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल। मान लीजिए गुरप्रीत सर की, गुरप्रीत सर सही रहेंगे क्या, या इसमें नितिन सर होने चाहिए? गुरप्रीत सर या नितिन? नहीं, गुरप्रीत सर को रखते हैं, नितिन सर को आगे यूज कर लेंगे। चलिए, तो देखिएगा, हा, आज तो पेन भी सही चल रहा है। गुरप्रीत सर ने बेटा एक कंपनी खोली है, गुरप्रीत बिल्डर्स लिमिटेड। गुरप्रीत बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, ओके सर। नाउ गुरप्रीत बिल्डर्स लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरे बच्चा गुरप्रीत बिल्डर्स लिमिटेड के केस में हमने बेटा क्या किया, मैंने ये कंपनी खोली है 2 बिल्डिंग्स बनाने के लिए। कितनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए? 2। ईयर 1 में मैं बिल्डिंग 1 बनाऊंगा और ईयर 2 में मैं बिल्डिंग 2 बनाऊंगा। ईयर 1 में बिल्डिंग 1 और ईयर 2 में बिल्डिंग 2 बनाऊंगा। मुझे एक बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, मुझे एक बिल्डिंग बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए लगते हैं। 5 करोड़ रुपए लगते हैं, तो 2 बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे 10 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने करोड़ लगेंगे? 10 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है, ओके सर। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, और जब मैं ये बिल्डिंग कंप्लीट कर दूंगा तो उसके बाद मुझे बेटा रेवेन्यू आएगा। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद रेवेन्यू आएगा 32 करोड़। कितने का आएगा? 32 करोड़, यानी मैं 22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। ओ माय गॉड्स, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मैंने बेटा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ठीक है, जब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी तो मैंने बनाया उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसमें मैंने लिखा कैपिटल क्लॉज। और कैपिटल क्लॉज में मैंने लिखा क्या, कि कंपनी की कैपिटल रहेगी 10 करोड़ रुपीस। कितने रुपीस? 10 करोड़ रुपीस, जिसमें कि 1 करोड़ शेयर्स होंगे। 1 करोड़ शेयर्स होंगे, ठीक है। कितने के होंगे? 10 रुपए की फेस वैल्यू होगी। 10 रुपए की फेस वैल्यू होगी, ओके सर,
ठीक है। नाउ मेरे बच्चा, इसमें ये जो 10 करोड़ की कैपिटल है ना, ये जो 10 करोड़ की कैपिटल है, इसे हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्यों ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं? क्योंकि कंपनी को, ठीक है, क्योंकि कंपनी को क्या करते हैं? बिकॉज कंपनी को अथॉरिटी मिली है कि वो इतना पैसा रेज कर सकती है, इतना कैपिटल उठा सकती है। कहां से अथॉरिटी मिली है बेटा? ये अथॉरिटी मिली है एमओए से अथॉरिटी मिली है, क्योंकि एमओए आरओसी के पास रजिस्टर्ड है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी रेज कर सकती है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल। इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू की बात हो रही है, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, और इसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल रजिस्टर्ड होती है किसके पास? आरओसी के पास रजिस्टर्ड होती है ना ये कैपिटल। इसीलिए इस कैपिटल के 3 नाम है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये 3 कैपिटल इसके नाम है, जो किसमें लिखी होती है? एमओए के कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है। अच्छा, क्या इसे फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है? क्या इसे फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है? द आंसर इज यस। क्या इसे फ्यूचर में घटाया जा सकता है? क्या इसे फ्यूचर में घटाया जा सकता है? द आंसर इज यस। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, दोनों हो सकता है। बढ़ाने का और घटाने का हम इसी चैप्टर में प्रोसीजर सीखेंगे, मैं ही आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, ओके सर। अब गुरप्रीत सर ने क्या किया? गुरप्रीत सर ने बेटा कंपनी का ऑफर निकाला कि मैं ऑफर कर रहा हूं अपनी कंपनी के 5 करोड़ का कैपिटल, क्योंकि मुझे बिल्डिंग बनानी थी। अभी मुझे 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, अभी मुझे 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ 5 करोड़ चाहिए पहली बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मैंने कहा अभी मैं 5 करोड़ मंगाता हूं। तो मैंने 5 करोड़ बेटा ऑफर कर दिए कि भैया खरीद लो। ये जो 5 करोड़ है ये क्या है बेटा? ऑफर्ड कैपिटल, या आप इसे बोलते हो इशूड कैपिटल, जो मैंने इशू करी है पब्लिक को कि तुम चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, तुम चाहो तो इसे क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर बेटा 3 केस आ सकते हैं। या तो पब्लिक 6 करोड़ के लिए अप्लाई कर देगी, या तो पब्लिक 5 करोड़ के लिए अप्लाई कर देगी, या तो पब्लिक 4.5 करोड़ के लिए अप्लाई कर देगी। यस और नो? यस सर। तो इस केस में मेरे बेटा इसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, कि जितने शेयर्स हमने ऑफर करे थे उससे ज्यादा लोगों ने ले लिए। इसको क्या बोलेंगे? एट पार, मतलब जितना ऑफर किया था उतने के ही एप्लीकेशन आए। और इसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पब्लिक के जो एप्लीकेशंस आए हैं वो कम आए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। इन तीनों में से कोई एक केस होगा। क्या तीनों ही केस एक साथ होंगे? अरे नहीं भाई, इन तीनों में से कोई एक सिनेरियो होता है। हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला सिनेरियो, मैं इसको आगे लेकर चल रहा हूं कि सिर्फ 4.5 करोड़ का मेरे पास एप्लीकेशन आया, 4.5 करोड़ का एप्लीकेशन आया। मैंने कहा ठीक है यार चलते हैं। तो यहां पर मैंने 4.5 करोड़ क्या हो गई? मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। क्या हो गई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई मेरी कितनी? 4.5 करोड़ रुपए। अब मैंने इनसे पैसा कितना मंगाया? सुन लेना, मैंने एप्लीकेशन पर पैसा मंगाया था 10 रुपया में से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया मैंने मंगाया था। 5 रुपया मैंने मंगाया था एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी मैंने क्या किया था? 5 रुपया। मंगा सकता हूं क्या? बिल्कुल मंगा सकता हूं सर, 5 रुपया मैं मंगा सकता हूं। मैंने 5 रुपया मंगाया था, मैंने कहा 5 रुपया बाद में मंगा लूंगा। तो 4.5 करोड़ मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? कोई बता सकता है? कितना पैसा मैं मंगा चुका हूं? कितना पैसा मैं मंगा चुका हूं? कॉल कितना हो चुका है? पहले से ही पैसा कितना आ चुका है?
तो मेरा बेटा मंगाया हुआ पैसा है, मैंने मंगा लिया है, दैट इज 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ डिवाइड बाय 2, 4.5 करोड़ डिवाइड बाय 5 रुपए, मतलब आधा पैसा आ गया होगा इसमें से। अगर मैंने यस 2.25 करोड़ रुपीस मेरे पास कॉल्ड अप है, 2.25 करोड़ रुपीस मेरे पास कॉल्ड अप है, ठीक है। और मान लो कि सभी लोगों ने पे भी कर दिया, तो मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? मेरा पेड अप, अगर सभी लोगों ने पे कर दिया तो मेरा पेड अप कैपिटल भी हो जाएगा 2.25 करोड़, 2.25 करोड़। अब कुछ दिनों बाद, मैं पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूं, कुछ दिनों बाद मैंने क्या किया, कुछ दिनों बाद मैंने, कलर दिख रहा है कि ये वाला, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, रुको, कुछ दिनों बाद मैंने क्या किया, 5 रुपए और कॉल्ड कर लिए, 5 रुपए और मंगा लिए कंपनी ने, ठीक है। हाय हाय विकास आएंगे, डोंट वरी, रुक जाओ तुम थोड़ा, ठीक है। 5 मैंने और कॉल्ड अप कर लिए, तो अब मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? अब मेरा कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा? 2.25 पहले मंगा चुका था, 2.25 पहले मंगा चुका था, 2.25 अब मंगा लिया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 4.5 करोड़ रुपए। मतलब मैंने पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया। अगर मैंने 5 रुपए पर शेयर और मंगा लिया तो, 5 रुपए पर शेयर और मंगा लिया तो, ठीक है। अब कुछ लोग बेटा नासमझी करे और उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, कुछ लोगों ने बेटा पूरा पैसा नहीं दिया, सिर्फ नया पैसा इस कॉल पे सिर्फ कितना आया? मंगाया तो 2.25 करोड़ था, बट एक्चुअली जो पे हुआ वो कितना रिसीव हुआ? सिर्फ 2 करोड़ रिसीव हुआ, 2 करोड़ रिसीव हुआ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? कंपनी की पेड अप कैपिटल अब कितनी है? कंपनी की पेड अप कैपिटल अब कितनी है? क्योंकि 0.25 करोड़ का हो चुका है कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स यानी मंगाने के बाद भी नहीं दिया गया। तो देखो पहले से कितनी थी? एप्लीकेशन मनी पर, ये एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी पर इतनी आई थी, प्लस 2.0 आ गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही हो गई ना, तो फाइनल कॉल पे, तो टोटल हो गया 4.25 करोड़, 4.25 करोड़। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, दिस इज क्लियर सर, दिस इज, चलिए ग्रेट, ऐड करते हैं एक और पेज, आइए। यो नाउ लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक, लेट्स रीड इट फ्रॉम द बुक। मुझे बताओ डेफिनेशंस चैप्टर 1 में दी होंगी या चैप्टर 1 में दी होगी या चैप्टर 3 में दी होंगी? सर डेफिनेशन दी हुई है इसकी चैप्टर नंबर 1 में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 1 खोलना पड़ेगा। सर आप चैप्टर नंबर 1 क्यों खोल रहे हो सर? सर चैप्टर नंबर 1 क्यों खोल रहे हो सर? बताओ ना सर। सर नहीं सर, मैं ऐसे नहीं मानूंगा सर, आपको बताना ही पड़ेगा सर। तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये कौन सी कैटेगरी की डेफिनेशन पढ़ी? कैटेगरी ए या कैटेगरी बी? कैटेगरी ए या कैटेगरी बी, कौन सी कैटेगरी की पढ़ी है? दैट इज कैटेगरी बी। मैंने आपको बताया था ना कि हम कैटेगरी बी की जैसे जैसे चैप्टर होगा हम पढ़ते जाएंगे, जहां पर वो कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, तो वो उसी तरह से हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलो, ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, देखो यहां पर एक्ट में रजिस्टर्ड कैपिटल वर्ड नहीं लिखा है, बट हम लोग उसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड पेज नंबर बता देता हूं, 1.7, पेज नंबर 1.7, ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल
वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड होती है टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो एक कंपनी रेज कर सकती है, उसके बाद हमने कौन सी कैपिटल पढ़ी? इशूड कैपिटल। उसके बाद हमने कौन सी कैपिटल पढ़ी बेटा? इशूड कैपिटल। ये रही इशूड कैपिटल, ठीक है। दनियल बेटा चैप्टर 1 में बताया था कैटेगरी के रिगार्डिंग, चैप्टर 1 जब पढ़ाया था, ठीक है दनियल बेटा। इशूड कैपिटल 1.14 पे वो कैपिटल होती है जो कंपनी बार बार लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती जाती है। मेरे बच्चा मुझे बताओ, इशूड कैपिटल जब हम सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करते हैं तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है, पब्लिक ऑफर की बात कर रहा है, राइट इशू की बात कर रहा है, बोनस इशू की बात कर रहा है, या इसमें सारे इशू कवर हो जाएंगे? क्योंकि बता, टाइम टू टाइम का मतलब होता है आज मैंने 5 करोड़ करी थी, अगले साल मैंने और 5 करोड़ कर दी, उससे अगले साल मैंने और 5 करोड़ कर दी। तो वो बोल रहे हैं जब जरूरत पड़ी तब। तो यहां पर बेटा ये सारे केसेस, आप चाहे पब्लिक ऑफर करो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट करो, चाहे राइट इशू करो, सारे केसेस यहां पर कवर है। अगर आप ऑफर कर रहे हो ना अपनी कैपिटल, कंपनी अगर अपनी कैपिटल ऑफर करती है तो वो इशूड कैपिटल होती है, ठीक है। ओके सर, चलिए उसके बाद आते हैं बेटा, अगली कैपिटल कौन सी थी बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगली कैपिटल कौन सी थी बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जी हां, आइए जल्दी पढ़िए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल का वो हिस्सा होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कि कंपनी के मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर लिया है, उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल होने के बाद हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल कहां दी होगी? ऊपर दी होगी। अच्छा ये बताओ मुझे, बार बार ऊपर नीचे क्यों जाना पड़ रहा है? ये एक साथ क्यों नहीं दी हुई है? क्या किसी बच्चे को इसका आंसर पता है कि गुरप्रीत सर को बार बार ऊपर नीचे क्यों कर रखा है? सेक्शन 2 में एक जगह पर क्यों नहीं दे दी सारी कैपिटल? एक जगह दे देते कितना इजी हो जाता पढ़ने के लिए। बट कंपनीज एक्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कॉल्ड अप कैपिटल ऊपर दे रखी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल नीचे दे रखी है, पेड अप कैपिटल उधर दे रखी है? ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जो डेफिनेशन होती है ना बेटा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, यानी पहले ए वर्ड की डेफिनेशन आएगी, फिर बी वर्ड की डेफिनेशन आएगी, फिर सी, जैसे आपकी डिक्शनरी में होता है ना वैसा। ठीक है, तो देखो ना, आप खुद देखो, सबसे पहली डेफिनेशन देखो, ए से स्टार्ट हुई, ए और फिर बी से स्टार्ट होने लग गई, ठीक है, इसीलिए ऐसा है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी ने पेमेंट के लिए कॉल कर लिया है। कॉल, हेलो मेंबर्स, कैसे हैं भैया? हाँ मैं भी एकदम बढ़िया। हाँ पूजा ही बोल रही हूं। हाँ आपने पहचान लिया? हाँ वो 10 रुपए का शेयर आप खरीदे थे ना? हाँ उसका 2 रुपया बाकी है। हाँ कंपनी अब मंगा रही है, दे देना। ठीक है, तो जो कॉल कर लिया है पेमेंट के लिए, कॉल कर लिया है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। बट मैंने आज की क्लास ये सारी कैपिटल समझाने के लिए नहीं लगाई है। आज की क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल समझाने के लिए लगाई थी। ध्यान से समझना, ठीक है इसको, दैट इज
पेड अप कैपिटल। जिसको समझ गई वो ताली बजा देना और जिसको नहीं समझी वो गाली बजा देना, हमेशा की तरह, है ना? यस और नो? यस सर। ध्यान से सुनना, पेड अप कैपिटल की डेफिनेशन इतनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, आप कहोगे वाओ वाओ, ये तो मेरी क्रश से भी ज्यादा खूबसूरत है, ये तो मेरी क्रश से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। बाकी सारी सिंपल थी, ठीक है, बाकी सारी सिंपल थी। मजा जो है वो पेड अप कैपिटल में है। अगर ये हमें समझ गई तो समझ लेना आज का टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। कहां गया भैया पी? पी 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 पी। चलिए चलता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं पेड अप कैपिटल को, ठीक है। पेज नंबर 1.19, पेज नंबर 1.19 पे है, ठीक है। ओके सर, सुनना सुनना सुनना, पेड अप शेयर कैपिटल बोलो या शेयर कैपिटल पेड अप बोलो, इसका मतलब होता है एग्रीगेट अमाउंट, जितना पैसा अभी तक आ चुका है एज पेड अप, जितना पैसा अभी तक आ चुका है उसको हम पेड अप बोलेंगे। जितना हमने इशू करा था, जिसका पैसा आ चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, ये तो बड़ी सिंपल निकली सर, आप तो डरा रहे थे। कौन कॉल कर रहा है बे? पगलू। हां, तो हम क्या कह रहे थे बेटा? वो कह रहे हैं यहां पर पहला पार्ट उन्होंने बोला जितना अमाउंट आ चुका है, रिसीव हो चुका है, ठीक है। सो जितनी मनी आ चुकी है, रिसीव हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल बोलेंगे, पेड अप कैपिटल बोलेंगे। यानी इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं सीधा शेयर बैंक एप्लीकेशन मनी नहीं, टू सीधा मैं डाल रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मुझे मत बताओ एप्लीकेशन मनी आई फिर ट्रांस है, सीधी एंट्री मारूंगा मैं, है ना? चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब जो पैसा आ गया है, रिसीव हो चुका है, उसको हम पेड अप कैपिटल बोलेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। मजा तो आगे है बेटा, मजा आ रहा है क्या? ये देखो, ये वाली लाइन पढ़ना, इंक्लूड्स एनी अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। इस लाइन का मतलब कोई है यहां पर जो बता सके? कह रहे हैं इंक्लूड्स अदर अमाउंट, पैसा नहीं आया लेकिन आपने फिर भी उसे पेड अप कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, तो हम उसे पेड अप कैपिटल मानेंगे, हम उसे पेड अप कैपिटल मानेंगे। अरमान कह रहा है आपने सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वायलेट कर दिया। ये लो, पहना दो अरमान मुझे हथकड़ियां, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, पहनाओ। तोड़ दिया है मैंने, वायलेट कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहनाओ मुझे। इंक्लूड्स एनी अमाउंट क्रेडिटेड एज पेमेंट एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स। तो यहां पर बेटा इंक्लूड्स एनी अमाउंट credited, includes any amount credited as paid up। तो यहां पर बेटा कौन सा केस आता है? यहां पर आता है आपका, सुनना, सुन लो, अगर आपने काइंड में ली, जैसे कि कंपनी ने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब मनी तो आई नहीं, फिर भी कैपिटल बढ़ गया ना। कैपिटल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। तो वो कह रहे पैसा नहीं आया तो क्या हुआ? कैपिटल तो बढ़ा दिया ना, पेड अप कैपिटल का ही पार्ट है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज
बोनस। अगर कंपनी बोनस शेयर देती है तो क्या एंट्री पड़ती है बताओ? बोनस शेयर की क्या एंट्री होती है? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? यस और नो? तो वो कह रहे हैं पैसा नहीं आया, मशीनरी आ गई, पैसा नहीं आया, रिजर्व को कैपिटलाइज कर दिया, बट ये दोनों ही केस क्या हमारी पेड अप कैपिटल को बढ़ा देंगे, हमारी पेड अप कैपिटल को बढ़ा देंगे, हमारी पेड अप कैपिटल को बढ़ा देंगे। ओके, अभी खत्म नहीं हुई बेटा, ना ना ना, खत्म नहीं हुई, डेफिनेशन तो शुरू हुई है ना। बट डज नॉट इंक्लूड ऐसा अमाउंट जो रिसीव हुआ है आपको शेयर्स के लिए। वाह क्या लाइन कही! कह रहे हैं आपको शेयर्स के लिए पैसा आया, लेकिन हम उसे पेड अप कैपिटल नहीं मान रहे। क्या कहा इन्होंने? शेयर के लिए ही पैसा आया था, लेकिन फिर भी उसे पेड अप कैपिटल नहीं मान रहे। कह रहे पैसा किस लिए आया? मैंने कहा शेयर्स के लिए। तो फिर कह रहे लेकिन हम इसे शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्या हो गया है, क्या बात कर दी तुमने? डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड, मिला शेयर्स के लिए, फिर भी पेड अप क्यों नहीं मान रहे हो? फिर भी पेड अप क्यों नहीं मान रहे हो? तो यहां पर लिख लेता हूं, डज नॉट इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने फेस वैल्यू 10 रुपए थी और आपका इशू प्राइस 12 रुपए था। इशू प्राइस 12 रुपए था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 रुपए थी। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपए टू शेयर कैपिटल 10 रुपए टू प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं 2 रुपए। तो ये जो 2 रुपया है ना, ये मिला तो शेयर के लिए ही है, ये 2 रुपये मिला शेयर के लिए ही है, ये 2 रुपये मिला शेयर्स के लिए ही है, ये 2 रुपये मिला शेयर के लिए ही है। लेकिन इसे पेड अप कैपिटल का पार्ट मत मानना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। समझा या नहीं समझा? या एक और केस लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर केस, जहां पर फेस वैल्यू 10 रुपए थी और कॉल्ड अप 8 रुपए था, बट एक लल्लू लाल ने क्या किया? बैंक अकाउंट में 10 रुपए ही भेज दिए, 10 रुपए भेज दिए। जगह क्यों नहीं है यार जीवन में हमारे पास? यार ये बड़ा होता है क्या? अरे हो जाता है यार, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं यार, बड़ा हो जाता है यार ये तो। यार बताओ, अभी तक मुझसे ये राज तुम लोगों ने छुपाए रखा। टू शेयर कैपिटल 8 रुपए, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 2 रुपए। तो शेयर्स के लिए पैसा आया है, बट अभी, ठीक है, बट अभी 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 ये कैपिटल का पार्ट नहीं बना है, अभी ये कैपिटल का पार्ट नहीं बना है। लेकिन जब हम इसे कॉल करेंगे, जब हम इसे कॉल कर लेंगे, तब ये पेड अप कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, तब ये पेड अप कैपिटल का पार्ट जो है बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर। तो एक बारी फटाफट से इसकी पूरी डेफिनेशन रीड करो, और अगर नहीं समझती तो मुझसे पूछो। जस्ट रीड दिस फुल डेफिनेशन, जस्ट रीड दिस फुल डेफिनेशन पेड अप शेयर कैपिटल की। योशिता, कभी तुम छुट्टी मांगती हो, कभी एमसीक्यू मांगती हो। बेटा एडवांस में दिखेगा ना बेटा, एडवांसेस में, लाइबिलिटी में शो होता है सुमित, ठीक है।
ये तो 11 12 में सिखाई जाती थी अकाउंटिंग। क्या तुम साइंस स्टूडेंट हो सुमित बेटा? कह रहा नहीं सर मैं तो आर्ट से आया हूं। जतिंदर बेटा मैंने ये बोला कि जब हम बोनस शेयर देते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस से उठाकर शेयर कैपिटल में पैसा डाल देते हैं। बस इतना बोला कि बोनस शेयर में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती है, रिजर्व्स को कैपिटलाइज किया जाता है, रिजर्व्स को कन्वर्ट करा दिया जाता है। यस बेटा यही बात तो मैंने सनी कही तुम्हें कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। चलिए तो एक बारी इसे भी देख लीजिए। डज नॉट इंक्लूड मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अगर लोगे तो वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट माना जाएगा। चलिए एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। आइए टाइप्स ऑफ कैपिटल का फटाफट सुन लेना, बस फटाफट। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इसके बाद क्लास छोड़ देता हूं। आज बहुत बेसिक डिस्कशन हुआ है, बहुत बेसिक डिस्कशन हुआ है। कल मैं एडवांस डिस्कशन करूंगा, तो कल थोड़ा सा दिमाग खोलकर आना सारे बच्चे, क्योंकि कल होने वाला है एडवांस डिस्कशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल पे कल एक अलग तरीके का डिस्कशन होगा। चलिए तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम में दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। उसके बाद इशूड कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं, इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो टाइम टू टाइम कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मेंबर सब्सक्राइब कर लेते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी कॉल्ड कर लेती है फॉर दी पेमेंट, कॉल्ड कर लेती है फॉर दी पेमेंट। और पेड अप कैपिटल, कल संडे है क्या? चलो परसों मिलेंगे यार, ठीक है परसों मिल लेंगे, बस रो मत तुम। वैसे तो मेरा मन नहीं करता आप लोगों को संडे छुट्टी देने का, सच बताऊं तो, बट ठीक है बहुत जल्दी वक्त आएगा, बताया जाएगा तुम्हें जब मैं आने दो, वक्त आने दो थोड़ा, ठीक है। अभी तुम सेटल डाउन हो जाओ हल्का सा, मुझे मेरी क्लास खत्म होने दो अगले वाली, ये जो 6 बजे होती है ना, वो क्लास खत्म होने दो, फिर बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल में 3 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात, अगर कोई भी पैसा कैपिटल की फॉर्म में आता है तो वो पेड अप कैपिटल होता है। दूसरी बात, हो सकता है पैसा ना आए लेकिन काइंड में कोई चीज आ जाए या आप बोनस इशू दे दो तो वो भी क्या माना जाएगा? पेड अप कैपिटल माना जाएगा। और तीसरी बात, ऐसा पैसा जो कि आया तो शेयर्स के लिए है बट वो हम पेड अप कैपिटल में नहीं मानेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया है तो उसे पेड अप कैपिटल
नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी को किसी ने कॉल्स इन एडवांस दे दिया है उसे भी पेड अप कैपिटल नहीं माना जाएगा तब तक जब तक वो कॉल ना कर लिया जाए। चलिए, तो ये हमारी थैंक यू स्लाइड है, ठीक है। क्रिश और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, हम देखो सोचना पड़ता है प्रैक्टिकली क्या क्या आ सकता है, बिकॉज लॉ में तो क्लैरिटी नहीं है ना क्रिश। ये तो हम सोचते हैं कि बट ऑल थिंग्स कैन बी कवर्ड, है ना क्रिश। लॉ पढ़ोगे तो कहीं नहीं लिखा, ठीक है क्रिश। वेरी गुड हैप्पी बेटा। चलिए, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए।